अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पीडीएम की तहरीक ज़ोरों शोर से जारी है। आज इसका तीसरा पड़ाव था। क्वेटा में बड़ा जलसा हुआ। जलसे पहले से बड़े तर होते जा रहे हैं। तकरीरें गर्म से गर्म तर होती जा रही हैं। जोर अब ज़्यादा जोरावर नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तलखी दोनों जानिब से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल का आखिर एंड क्या होगा? अब बीच में एक ब्रेक ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद अब आगे पीडीएम के जलसों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड को हुकूमत कैसे यूटिलाइज़ करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या ये मोमेंटम जो इस वक्त अपोजिशन जमातों ने बनाया उसे तोड़ने में कामयाब हो सकेगी? वो नैरेटिव जो अपोजिशन जमातें बिल्ड करने में कामयाब हुई हैं उसका तोड़ कैसे करेगी? और इस सारी काविशों के दरमियान अवाम कहाँ पर खड़े होंगे, ये भी जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। क्या आगे चलकर किसी मकाम पर डिफरेंसेस मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगे या फिर ये जो जमातें हैं आपस में ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आएंगी? इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज भी डिस्कस करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि ख़ास तौर पर आज लाहौर के शहरियों को एक और फैसिलिटी मिली है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे बहुत दिल से राज़ी नहीं है और उनका ये ख्याल है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन एक महंगा मंसूबा है और हुकूमत पंजाब पर मज़ीद बोझ डाला गया है। लेकिन बहरहाल ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया, जिसका इफ्तिताह हो गया। इसका क्रेडिट किसको जाएगा आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कोशिश करेंगे हुकूमती और अपोजिशन मौक़िफ़ भी आज के प्रोग्राम में शामिल रहे और हम जान सकें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। इमरान साहब, आपसे आगाज़ करते हुए जलसे के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, जलसे पे हम रोज़ बात करते हैं, सियासत पे रोज़ बात करते हैं। आज अगर मुझे आप सिर्फ 30 सेकंड दें तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो उन्होंने फ्रांस में होने वाले दिलखराश वाक़े और गुस्ताखाना हक़ों के हवाले से मौक़िफ़ बनाया, तो मैं समझता हूँ सिर्फ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का यही जज्बात है और उन्होंने बड़ा उम्दा मौक़िफ़ अपनाया। इस पर मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को मज़ीद इस पर सख्ती करनी चाहिए और जितने भी यूनाइटेड नेशन हो या जितने भी प्लेटफार्म हैं उनको अपना सख्त से सख्त मौक़िफ़ इसी तरह से पहुँचाते रहना चाहिए। अब आपने जो सवाल पूछने जलसे के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल जो आपने बात की है उसको सारी मुस्लिम उम्मा सपोर्ट करती है और हम इस नुक्ते पे मेरा ख्याल है किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इमरान साहब, जो अगर जलसों की बात की जाए, जलसे तो बड़े बड़े हो रहे हैं। जलसे क्यों इतने बड़े हो रहे हैं? देखिए, जलसे इसलिए बड़े हो रहे हैं कि आप इस बात को देख लें कि अवाम परेशान है, महंगाई से परेशान है, बैड गवर्नेंस से परेशान है और हुकूमती नाअहलियों की वजह से परेशान है। अपोजिशन को हुकूमत ने खुद मौका दिया है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। अब अपोजिशन क्योंकि इकट्ठा कर पा रही है और उसमें कामयाब हो रही है। लेकिन वहाँ पर जलसों में ये नाअहलियों की बात तो कम ही होती है, वहाँ तो कोई और नैरेटिव है जिसको लेके चला जा रहा है। अच्छा, आप समझते हैं उस नैरेटिव से आवाम को जोड़ पाए हैं? अच्छा समीना, बात ये देखिए, मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान की पहली सियासी तहरीक है जिसमें आपको उस तहरीक के हवाले से बात करने में भी डर लगता है क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई नोटिस आने की तलवार भी आप पे लटक रही है। यानी 40-50% तो ऐसी बातें इन जलसों की जिन पे हम बात ही नहीं कर सकते। लिहाजा जो बचा के हम बात कर सकते हैं उस पर अगर बात करें तो ये आप देखें कि नैरेटिव जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो उनके रहनुमा नैरेटिव ले रहे हैं, अगर ये इसी तरह से होता रहा तो अवाम को वो जो अवाम नहीं भी जुड़े तो साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे अहम बात ये है कि आप इस जो मेरे नज़दीक सबसे अहम है वो ये है कि हुकूमत ने क्या करना होता है। हुकूमत ने जब अगले इलेक्शन में जाना होता है तो उनके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक ये कि वो अपनी परफॉर्मेंस के बल पे, अपनी गुड गवर्नेंस के बल बोते हुए अगले इलेक्शन में जाएं और अवाम से वोट मांगे। दूसरा ये होता है कि वो अपनी अपोजिशन को इस तरह की कंट्रोवर्शियल और इतनी वो मुल्क दुश्मन साबित कर दें कि उनके पास अवाम के पास जाने के लिए मौका ही ना मिले और गुंजाइश ना रहे और हुकूमत उससे वोट ले। और ये हुकूमत दूसरी पॉलिसी मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत भी शायद खुद ये चाहती है कि हमारे इदारों और अपोजिशन में खलीज इतनी गहरी हो जाए कि अपोजिशन के लिए कोई बारगेनिंग का या बातचीत का मौका। स्ट्रेटजी पर तो मैं आती हूँ, लेकिन हिलाली साहब, आपको लगता है कि जो अपोजिशन नैरेटिव बिल्ड कर रही है उसमें वो कामयाब इस हद तक तो हो रही है कि लोग तो आ रहे हैं उनके जलसों में? जलसे तो काफ़ी बड़ा हुआ है, आज भी जलसा बहुत बड़ा हुआ है। लोग जुड़ गए हैं क्या इस बयानिए पे, आप समझते हैं?
कितने कितने लोग थे? आप जो बड़ा बड़ा कहते हैं, कितने लोग थे? आपको कोई रिपोर्ट आया? इमरान साहब तो आज कह रहे थे अभी तक सारे जलसों से बड़ा जलसा नहीं हिलाली साहब, आपके ख्याल में कितना हुआ जलसा? नहीं, आप बताएं ना। बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये कराची से बहुत कम था, मगर आप बताएं कितने लोग आए होंगे? नहीं सर, आपको पता है वो किधर बैठे हुए थे? सीढ़ियों पे, ग्रेजुअली गोइंग अप। सर कराची से या लाहौर से या बड़े शहरों से तो मुकाबला नहीं हो सकता, तो हम कोयटा के जलसों से करेंगे ना, आप बात करें। या मैं तो पता नहीं, मैं क्वेटा के जलसे को फॉलो नहीं किया है, मगर जैसे मैंने कल कहा था वही 20-25 हज़ार होंगे। दूसरी बात यह है कि आप कहती हैं दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है, इसलिए मेरे ख्याल में ये जो नाम दिया गया है सर्कस हर लोग जाना चाहते हैं, ख़ास तौर इतवार पे। और जब जाके आपको क्वेटा में क्या है करने के लिए, क्या कर सकता है? अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई बड़ा जलसा हो रहा है, आओ पटाखे होंगे ज़बरदस्त, ये वो, तो लोग जाते हैं। मेरे ख्याल में उस पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जो कहा गया है जलते पे, उस पर जब आप आएंगी तो फिर उस पर मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मुख्तलिफ़ उनके जो लीडर्स हैं क्या किया, और उसमें क्या इम्पोर्टेंट था और क्या नहीं इम्पोर्टेंट था। मेरे ख्याल में ये अस्यूम करना कि ये इसी पे आ जाए, क्योंकि जाहिर है इन द एंड तो ये चीज़ मैटर करती है कि इससे कि उन्होंने क्या मैसेज क्या दिया। अब तो जैसे मैंने जी कह लीजिए आप जी। पहले चीज़ मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें जो हमारे जो लोगों ने बताया है। मरियम जो थी उसको बाय द वे एक रिक्वेस्ट आया था जमील भुगती से कि मेरे बाप का नाम ना लिया जाए। ये सबको उसने रिक्वेस्ट किया था। मेरे बाप का नाम अकबर भुगती का इसलिए ना लिया जाए कि उधर उस जलसे में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया उसके ख़िलाफ़ और वो नहीं चाहते थे कि उसका नाम हो और ये इस किस्म की कंट्रोवर्सी फैले। फिर वो मरियम का जो पूरा अटैक था वो फ़ौज पे था। अब मैं ये 1-2 सवाल हैं जो कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सब चीज़ फ़ौज करती है, एवरीथिंग जो होता है बलूचिस्तान में फ़ौज है। भाई आप याद रखें कि जब आपके बाप का हुकूमत था तो JUI, PPP और अख्तर मेंगल मिल के आपके बाप के अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ज़हरी को निकाल दिया था। ये फ़ौज ने नहीं किया, ये जो 3 पार्टीज जिसके इर्द गिर्द आपके खड़े हुए थे वो किया। तो ये आपको बताता है ये किस किस्म के मुनाफिक होते हैं ये पॉलिटिशियंस, और ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना जल्दी उनका ये बदलता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स, और उसने जाके प्रेस क्लब के आगे जिधर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उन्होंने जाके कुछ औरतों को मिली जिनके रिश्तेदार मिसिंग हैं। ये मिसिंग पर्सन्स का कैंप आपको पता है कब शुरू हुआ था? उनके बाप के ज़माने से शुरू हुआ था, उनके बाप के गवर्नमेंट्स के ज़माने से शुरू हुआ था। वो तो उस वक्त कभी गई नहीं उनको मिलने के लिए और उनको पूछने के लिए, मगर इस वक्त वो गई हैं। मैं 13-18 की बात कर रहा हूँ, 13 से 18 जो उसके बाप का जो हुकूमत था। क्यों भाई उस वक्त आपको ये कुछ नहीं याद आया? देखिए मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको, दीज आर हिपोक्रेट्स, मुनाफिक्स। इन पे कुछ ये जोर कुछ मुझे बहुत ये लगता है। और जो लोग मिसिंग होते हैं वो किधर जाते हैं भाई? ये आपको क्या पता वो क्यों मिसिंग है? क्या वो पहाड़ों में जाके आपके फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? वो नहीं है, वो मिसिंग नहीं होते हैं। जो दूसरे मुल्क चले जाते हैं, हथियार लेके वापस आते हैं और फिर लड़ते हैं, वो मिसिंग नहीं है। कि हर वक्त जो मिसिंग है वही है कि फ़ौज ने आके घर से पकड़ के ले गए। देखिए ये पता नहीं है इन लोगों को, दे हैव नो, मैं क्या बताऊं, इनको जितना आप इनका बात सुने उतना आपको इन लोगों से एक किस्म की नफरत आती है। ठीक,
चलिए हिलाली साहब, इमरान साहब इस डिबेट में जरूर कमेंट करें। हिलाली साहब आती हूँ दोबारा भी। हिलाली साहब गुजारिश ये है, जो आपने तजादात की बात की है ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों में तजादात हैं और इनको किसी ना किसी वक्त पे ये जवाब देने पड़ेंगे। अब ANP की अगर बात करें तो एक उनके मेंबर आज वजीर के तौर पे वजीर आला के साथ बैठे हुए थे और उनके सूबाई सदर जो हैं वो जलसे में, यहाँ पीडीएम के जलसे में बैठे हुए थे। तो ये तजादात तो हैं, दूसरी जमातों में भी हैं और ये इनको सिंध गवर्नमेंट इसका जवाब दे, मुस्लिम लीग नून दे, ANP दे, किसी ना किसी वक्त इनको ये तमाम जवाबात देना पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अब हमारा अलमिया ये है सियासत का। आप तो माशाल्लाह हमारे से उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे में भी। आप देखेंगे पाकिस्तानी सियासत में तजाद ही ये है। यहाँ पे मैं आपकी तरह वो सख्त लफ्ज़ मुनाफिक का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ सियासत के ऐसे ऐसे रंग आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो जलसा हुआ है या जो आपने तकरीर की बात की या जो इस बयानिए की बात की, वो नवाज शरीफ का बयानिया हो, वो मरियम नवाज का हो या बिलावल भुट्टो जरदारी का हो, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उस बयानिए में कुछ सवालात किए जा रहे हैं तो उसके जवाबात भी सामने आने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसी तरह से किसी का भी बयानिया इसी तरह करता जाएगा और आप उसको जवाब नहीं देंगे तो लोग फिर उस बयानिए को भी सच मानना शुरू हो जाएंगे कि यार पता नहीं ये जो बातें इतनी जोर से कर रहे हैं वो ठीक है। आपके ख्याल से हुकूमत के वज़रा जवाब नहीं दे रहे? मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, सुनते हैं और उसके बाद मजीद बात करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई सियासी या जमाती हैसियत नहीं है, शायद उसका नाम उवैस नूरानी है, उसने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। न तो वो इस इलाके का है और न उसको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी। ये तो हमारे दुश्मन ये बात करते हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे इन चोरों उचक्कों से। अच्छा जी, ये शिब्ली फराज साहब की बात होगी, लेकिन खैर मुझे इस पे भी बात करनी थी। उवैस नूरानी साहब ने जो आज बात की है उसके ऊपर ये कमेंट करे थे, तो ये आप नहीं समझते हैं कि ये कितनी कंट्रोवर्शियल बात थी जो उन्होंने वहां पे की? अच्छा, पहली बात तो ये कि वो बात कोई भी करे किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पे अपना ट्वीट भी किया हुआ है नूरानी ने कि मेरी बात को गलत सियाको सबाक के साथ ये कर रहे हैं, मैंने इस तरह से ये बात नहीं की और पाकिस्तान को किसी का बाप भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का सोच भी नहीं सकता। स्क्रीन पे हम उनका ये ट्वीट दिखा भी रहे हैं जो उन्होंने कहा। लिहाजा ये बात तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद भी क्लियर कर दी है। अब आ जाते हैं शिबली फराज की तरफ। शिबली फराज साहब ने एक और भी आज बात की है इसी में कि जी इसराइल, इंडिया और पीडीएम ये तीनों, ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है। मेरी इस वक्त हुकूमत से, शुरू में सुनवाया, हमने सुना, मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि अगर प्लीज़ ये जो आप बात कह रहे हैं अगर ये सच है तो इसको आवाम के सामने ला के उनको सजा दें, क्योंकि जो इसराइल और इंडिया का यार है वो किसी तौर भी हमें तो 22 करोड़ आवाम के लिए तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बातों में ये उसको उनके साथ ना मिला दें, आप ठोस सबूत के साथ उनको कटहरे में लाएं। हिलाली साहब, कैसे इस चीज़ को साबित किया जाए कि ये मुल्क दुश्मन है? अब वो अपने मुंह से ऐसी बातें भी कर रहे हैं, फौज को भी ललकार रहे हैं, हर तरह से तो बात हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ वो कैसे। अवैस नूरानी ने तो आके एक जवाब दे दिया है, मगर उसने तकरीर कब किया था और उसका जवाब कब दिया है, कितना फासला, कितना देर? उसके तकरीर के चंद घंटे बाद उसने आके, इसका मतलब ये है कि इट वाज नॉट ए स्लिप ऑफ द टंग। पहले तो एक बात, इसलिए जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं रद्द करता हूँ उसको, मगर उससे भी ज़्यादा मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी बात क्या एक पीडीएम में वो कर सकता था बग़ैर इजाज़त दूसरे पार्टीज़ का? क्या आप समझते हैं कि ये इतना रेलेवेंट बात नहीं था कि वो वो क्या मौलाना से पूछें? क्या? और फिर डिड ही आस्क, पूछा मौलाना ने क्या उसे इजाज़त दी? और जब पता चला कि पूरे मुल्क में ये गूंज रहा है ये बात, फिर जाके इन्होंने आके माफ़ी, और जिस वक्त दूसरे लोग स्पीकर्स शुरू कर रहे थे उनका तकरीर, क्या किसी ने आके कहा कि मैं डिसएसोसिएट करता हूँ ऐसे ये जो नूरानी ने जो बात की है? मैंने तो नहीं सुना। देखिए मैं कहता रहता हूँ ये मुनाफिक हैं,
ये बुना। अच्छा, मैं एक आपको अगर वक्त हो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये मुख्तलिफ एजेंडाज इन लोगों के क्या है। नून का क्या डिमांड है, मिसाल के तौर पे जल्दी से वो कहते हैं इमरान खान चले जाए, केसेस ख़त्म हो जाएं, कन्विक्शन हमारे ओवरटर्न हो जाएं, इलेक्शंस हो जाएं जिसमें हमें जीतना चाहिए, और उसके बाद शायद फ़ौज के सरबरा आके उसकी टोपी अपने हमारे पैर पे रख के कहेगा मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये बात नहीं है कि उनका एजेंडा क्या है, ये सबको पता है, मगर उनका एजेंडा अगर ना हुआ तो वो क्या करेंगे। उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हम पाकिस्तान की खात्मा करेंगे, हम काम करेंगे पाकिस्तान के खात्मे के लिए। और मौलाना फजल रहमान का क्या एजेंडा है, वो कहता है इसको इमरान खान को छोड़ो, इलेक्शन चलो, मैं जीतूं ये इलेक्शन में, मेक श्योर आई एम रिटर्न, और सब चीज़ फिर ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये फिर एंटी पाकिस्तान पार्टीज़ को उनका क्या होगा अगर नहीं हुआ ये इनका एजेंडा। ये एंटी पाकिस्तान पार्टीज़ के साथ रहेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन हुआ, उस तरीके से ये फैसला करेंगे। और पीपीपी क्या करेगी, पीपीपी का क्या ख्वाहिश है वो सबको पता है। आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर के केसेस ख़त्म करें, हमारा अपना पूरा टर्म करने दें, मगर अगर आप नहीं करने देंगे तो एक चीज़ याद रखें कि वो एक पुराना चीज़ जो हम कहते रहते हैं ना, सिंधु देश, वो भी एक ऑप्शन है। बड़े संगीन इल्जामात हैं लाली साहब आपके। बताना चाहता हूँ रिएक्शन क्या हुआ। थोड़ा सा मौका दीजिए प्लीज। आपने बड़ी संगीन बातें की। आई एम सॉरी। इमरान साहब कुछ रिस्पॉन्ड इस पे करना चाह रहे हैं। तो नहीं कर सकते संगीन, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम बिल्कुल उसको मैंने पूरा मौका दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ इमरान साहब, आप ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इन लोगों के एजेंडा या अज़ाइम पूरे नहीं हुए तो ये एंटी पाकिस्तान बयानिए पे उतर आएंगी ये जमातें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं है स्वाई इदारों के या रियासत के कि वो किसी को दूसरे को गद्दार करार दे दे या एंटी पाकिस्तान करार दे दे। ये हमारी रविश जो है ना, अब हमें 72 साल में ये रविश अब छोड़ देनी चाहिए कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, वजह चले मान ली उनकी तकरीरें ऐसी हैं जिस पे आप उन्हें कह सकते हैं कि जी ये वजह जिसकी बिना पे हम कह रहे हैं, लेकिन किसी को आप एकदम से मुल्क दुश्मन करार दे दें, इसका कभी भी माजी में भी आप देखें कि मुल्क को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप ज़रूर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन अगर आपके पास सबूत हैं और वो सबूत फिर सबूत की बिना पे उसको साबित कर दें, ताकि जिसको फिर आप इल्ज़ाम लगाएं उसको उसके घर तक छोड़ के आएँ, ताकि दूसरे को सुन ले, दूसरे को किसी को वो बात इसमें बिल्कुल मौका ना मिले। मेरा आपसे ये पूछना है, जैसे ये मरियम नवाज ने जो आज बात की उस पर मैं बाद में आती हूँ, पहले नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, मतलब आप इदारे को तकसीम कर रहे हैं, आप उसमें डिवीजन पैदा कर रहे हैं कि जी आप अपने जो क़यादत है उसकी बात ना सुने। अच्छा, आप सुन लें, जब ये कहाँ का आप समझते हैं कि समीना जो पाक फौज बात है, सुन ले, जो पाक फौज की बात है ना, अब मैं आपको ये बता दूं कि पाक फौज एक बतौर इदारा, हमारा एक ऐसा इदारा है जिसमें कोई कुछ भी कर ले, इस तरह से रिफ्ट पैदा कर नहीं सकता। आप ये मेरी बात लिख लें, वो तो इंशाअल्लाह नहीं कर सकेगा, सुन ले, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे जरा बोल लेने दें प्लीज। हिलाली साहब की बात में आप नहीं बोलते क्योंकि वो आपको डांट देते हैं, मैं कुछ नहीं कहता तो आप मुझे बात ही नहीं करते। प्लीज आप मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी बात मुकम्मल, और मुझे एक फिक्रा नहीं आप मुकम्मल करने दें। मैं ये बात कर रहा हूँ, शाबाश समीना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बात को समझिए कि आप जिस तरह से इस बात को फौज को समझते हैं ना, फौज एक ऐसा इदारा नहीं है, पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रह गया है जिसमें उनकी ट्रेनिंग, उनका एक प्रोसेस, उनमें एक मेरिट प्रिवेल करता है। ये नहीं होता किसी जनरल का बेटा भी है ना तो उसे भी जो अपनी ड्यूटी के दौरान हार्ड महाज पे भी जाना पड़ता है, उसे सियाचिन पे भी जाना पड़ेगा, उसे जनूबी वजीरिस्तान भी जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि उसका वालिद कोर कमांडर है या जर्नैल है तो उसको वहाँ पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी, वहाँ मेरिट प्रिवेल करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा भी उठ के ये बात कर दे तो वो वहाँ पे एकदम से बगावत हो जाएगी, वहाँ बगावत हो नहीं सकती। और ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना,
वो और कोर कमांडर, अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब होती है, फॉर्मेशन कमेटी का जो इजलास होता है, उसमें सारी चीज़ों पे बड़ी खुला के गुफ्तगू होती है। इसलिए मुझे 1% भी इस बात का खौफ नहीं है कि किसी की तकरीर से उस इदारे में कोई रिफ्ट पैदा होगी। अच्छा, अब मुझे इस बात में 1% भी ये खौफ नहीं है कि रिफ्ट पैदा हो जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है उसकी ज़हनियत का तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नहीं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद भी बात लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी डिस्कशन चालू होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, आपको लगता है कि जो कंट्रोवर्शियल बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं या आगे आने वाले दिनों में होंगी, उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा तहरीक को? समीना, इस वक्त अगर आप देखें ना तो हमारी सियासत में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो भी मुखालिफ है ना उसे हम चलने नहीं देंगे। हुकूमत का भी ये है कि जी हमारे मुखालिफ बिल्कुल नज़र ही ना आए, और अपोजिशन का भी ये है। और अब अगर आप इस बयानिए पे आ जाए जो पीडीएम का बयानिया है, तो क्या है, नवाज शरीफ समझते हैं कि जो इदारों के कुछ लोग हैं जिनको वो अपना मुखालिफ समझते हैं, वो कहते हैं इनके साथ बिल्कुल गुजारा ही नहीं होगा। इसी तरह से मरियम नवाज भी उन्हीं का बयानिया लेके चलती हैं। दूसरी जो जमातें हैं वो भी, तो पीडीएम जो है ना हल्की फुल्की मौसीकी के साथ अभी मुझे ये लगता है कि इकट्ठे ही चलेंगे, क्योंकि इनकी सर्वाइवल अभी इकट्ठा चलने में, इनका मकसद अभी ये कि अभी ये हुकूमत को टफ टाइम दे के अपनी मौजूदगी साबित करना चाहती हैं, और अल्टीमेटली जिन पे ये तनकीद कर रही हैं उनको ही एहसास दिलाना चाहती हैं कि जी आप हमें बाहर निकाल के इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता, हम भी खड़े हैं, हमें भी आप लाइन में रखें, हमें भी अपने साथ रखें। ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने भी ऐसा ही मैसेज दिया है, क्योंकि खास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से लाली साहब भी हमारे ही प्रोग्राम में और भी आप तज्जियाकारों से बातें सुनते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी शायद किसी एक पॉइंट पर जाकर अलग हो जाएगी या थोड़ा पीछे पीछे है, अभी तक उतनी हार्ड लाइनर नहीं है पीडीएम में। बिलावल ने आज इस पर क्या जवाब दिया है वो सुन लीजिए। जो आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए मेरा एक वाज़ेह पैगाम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, ना अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, और ना हम पीडीएम से पीछे हटेंगे। जी लाली साहब, वो नहीं पीछे हटने वाले। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इनमें डिफरेंसेस हैं, ये टूट जाएगी पीडीएम, वो कह रहे हैं हम साथ ही हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। तो और क्या कहेगा वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हम भाग जाएंगे, जाहिर है। लेकिन आप कहेंगे, उससे पूछेंगे कि आप इकट्ठे रहेंगे, वो क्या और कह सकता है। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हिलाली साहब, उनसे जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रानो जी, अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम यही बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल कह रही है कि हम पीडीएम के साथ खड़े हैं, लेकिन कायरा साहब जैसी बातें, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें जिस तरह से हो रही हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम देख रहे हैं कि इदारों के खिलाफ भी हो रहे हैं, जो अवैस नूरानी साहब का भी जो स्टेटमेंट है उस पर भी बड़ी क्वेश्चनिंग हुई है, तो आप ऐसी चीज़ों के भी ऊपर साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जहाँ तक ताल्लुक अवैस नूरानी साहब के बयान का है, वो गुफ्तगू का उन्होंने वजाहत बयान जब जारी कर दिया कि उनकी गुफ्तगू का सैको सबाक ये नहीं था, तो तकरीर में की गई बात को सैको सबाक से हटा के उस वजाहत के बाद मजीद इस पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस नुक्ता नजर से बात नहीं की और उनका अपना ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं है, लिहाजा वो बलोचिस्तान की बात किस तरह कर सकते हैं, और वो उसकी वजाहत कर चुके। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बयानिया है वो है क्या। बयानिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन छीने जाते रहे, इलेक्शन मनूवर होते रहे, सियासत के अंदर इदारों की मदाखलत नहीं होनी चाहिए और मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। तमाम इदारों को अपने आइनी दायरे कार के अंदर रह के काम करना चाहिए। ये बयानिया है जो पीडीएम का है और इस बयानिया के साथ हम मुकम्मल तौर पे साथ हैं। पीपल्स पार्टी 50-52 साल से ये कोशिश कर रही है कि इंडिपेंडेंट वोट के जरिए लोगों को राय दही का हक दिया जाए और उनके राय का एहतराम किया जाए और आइन और कानून के तहत मुल्क को चलाया जाए। ये तो हमारा 52 साल से एक स्ट्रगल है। लेकिन आज तो मरियम ने ये भी डिमांड किया है कायरा साहब कि सिलेक्टेड भी इस्तीफा दे, सेलेक्टर भी इस्तीफा दे, ये आपका भी डिमांड है?
देखिए, सिलेक्टर और सिलेक्टेड की बात तो ये है, मैंने गुजारिश की कि पहला तो अमल ये है कि जो हमारा एलामिया साइन सारी जमातों का मुश्तरका तौर पे है उसके ऊपर बात की जाए, वो वाज़ेह है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक ताल्लुक है बयान करने का, गुफ्तगू करने का, उसमें अपना अपना तरीकाकार हो सकता है और इदारों के कुछ अफराद का, भले वो सरबराह ही हों, उनके कंडक्ट के ऊपर एतराज करने से इदारों के कंडक्ट के ऊपर या इदारे की अहमियत और उसकी अफादियत के ऊपर कैसी बात आ गई। अगर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कोई बात की है या ISI के DG के बारे में कोई बात की है तो दो अफराद हैं, यकीनन वो बड़ी अहम जगहों पे है, काबिल एहतराम है, लेकिन उनके बारे में कुछ लोगों की अपनी आरा हो सकती है, लेकिन उसको इदारे के तौर पे कहा जाए। कायरा साहब इमरान यकूब बात कर रहा हूँ, आपसे जानना ये चाहूँगा कि एक तो ये है कि अभी जलसा जुलूस जो हो रहे हैं, लेकिन हमने बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स कभी ये देखा नहीं कि जलसा जुलूसों से कोई हुकूमत जाए। तो आपकी PDM की क्या हिकमत अमली होगी? जो बिलावल साहब ने एक कहा था गुजरावाले वाले जलसे में कि इन हाउस चेंज आ सकती है या इस्तीफे, तो PDM की इन जलसों के बाद क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, जो हमारा एलामिया जारी हुआ था उसमें हमने वाज़े तौर पे लिखा था कि हम तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। उसमें इन हाउस भी है, उसमें पब्लिक के पास जाना भी है, उसमें इस्तीफे देना भी है। ये सारे ऑप्शंस एट अप्रोप्रिएट टाइम इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बारे में तो हम वजाहत से लिख चुके। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये भी फरमाइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात के लिए भी बात की, उन्होंने कहा केसेस और ये वो इस पे बात ना आप करें, NRO पे, बाकी जिस चीज़ पे चाहें, आपको जो मसाइल हैं आप बिल्कुल हमारे साथ डिस्कस करें, हम रेडी हैं। तो मुज़ाकरात की दावत पर आप क्या जवाब देंगे वज़ीर आज़म को? वज़ीर आज़म साहब को किसने NRO मांगा? सिवाय 2.5 साल से NRO, चोर डाकू, ये चंद अल्फाज हैं जिनके दरमियान वो खेल रहे हैं। ना वो किसी के खिलाफ कोई सबूत अदालतों को दे पाए हैं, ना वो किसी का केस कंक्लूड कर पाए हैं, ना उनके इदारों के पास कोई सबूत मौजूद है। रोज अदालतें उनके केस उठा के उन पर मुंह पे मार रहे हैं, लेकिन वो अदालतों को भी सबूत नहीं दे पा रहे। इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब यही बात किसने मांगा है उनसे NRO? अच्छा कायरा साहब कह रहे हैं हमें कोई NRO नहीं चाहिए। अच्छा, रही बात वज़ीर आज़म साहब की कि वो कोई बात करना चाहते हैं, जो शख्स 2.5 साल से अपोजिशन को मुसलसल गालियां दे रहा है, वो ओपनली कह चुका है कि मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, तो किसको शौक है कि वो इमरान खान से हाथ मिलाने के बाद दुनिया और आखिरत संवर जाएगी? ये किसने कह दिया? ऐसा कुछ नहीं है और हमें कोई शौक नहीं है वज़ीर आज़म साहब से मिल बैठने का। हाँ, अगर वो कोई बात करना चाहते तो वो वक्त था। अब भी अगर वो रीजनेबल तरीके से बात करे तो इन देखे ना, जो बंदा APC में नहीं आता, वो काम जो वज़ीर आज़म के थे वो करने की तरफ नहीं जाता, कुछ इंटरव्यूज के अंदर बैठ के, TV शोज के अंदर बैठ के या किसी फंक्शन को एड्रेस करते हुए वो ये दावत है हाँ मेरे साथ आके बात करें, तो क्या हम जाके जिले लाई के दरबार में खड़े हो जाएं हाथ बांध के? अच्छा, जीरे अदल जो है वो लहराएं या उसको खींचे कि जनाब वो बनी गाला के बाहर कि जनाब आप हमारे साथ फरियाद सुन ले। अगर वज़ीर आज़म ने बात करनी हुई या होती तो वहाँ पार्लिमानी पार्टियां मौजूद है, उनके हेड्स मौजूद है, इसका मतलब कोई बैकडोर बात नहीं होगी। अच्छा कायरा साहब, हुकूमती टीम की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसराइल, इंडिया और PDM का एजेंडा एक है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गद्दारी के फतवे हैं ना जी, ये बड़े अरसे से लगते चले आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजलुर रहमान की JUI, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो जमातें हैं बाकी PDM की, ये गद्दारे वतन है, इनका हिंदुस्तान और इसराइल के साथ एजेंडा मिलता है, तो फिर हुकूमत वक्त इन जमातों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती तो फिर वो उनका एजेंडा, वो खुद मुर्दे इल्जाम ठहराए जाएंगे। वो जमातें जो इस मुल्क के लिए अपनी क़यादतें कुर्बान कर गई, जिनकी नस्लें इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोशां होते चली गई, आज उन पे गद्दारी के फतवे लग रहे हों और ये कोई नए नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर हुकूमत ये समझती है और जानती है और उनके पास कोई सबूत है कि ये एजेंडा और सियासी जमातों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है और हिंदुस्तान और इसराइल के एजेंडे को टो किया जा रहा है, तो फिर उसको कोई इस पे प्लान अगर इन जमातों के खिलाफ बशमूल मेरी जमात के अगर एक्शन नहीं करती तो हुकूमत वक्त फिर खुद
अपना फैसला करे कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच वक्त लिया। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं मजीद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। हिलाली साहब से मौक़िफ़ लेते हैं। कायरा साहब ने जो कहा, हिलाली साहब क्या कहेंगे आप, कायरा साहब ने जो रिस्पॉन्ड किया है? जिधर तक कायरा साहब ने बात किया है प्राइम मिनिस्टर और उनके बारे में, उसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि बार बार प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेटली और पब्लिकली एक्सप्लेन किया है कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के बात करना, मैं एलर्जिक हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है 30 साल पे, और आप देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त कोर्ट्स में और केसेस में, तो वो इसलिए उनसे बात नहीं करते। ठीक है हिलाली साहब, वक्त खत्म हो गया और इन वाले दिनों में फिर मजीद भी डिटेल्स में बात करते रहेंगे। नाजरीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।